बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, डिट चैनल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अमजद अब्बासी एडवोकेट। आज जिस टॉपिक पे बात होगी वो है कि प्राइवेट और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ जब अपना डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाह रही हों तो उनको एनओसी की ज़रूरत होती है। वो कौन सी अथॉरिटी है जो उनको एनओसी देती है, और इसके अलावा बात होगी कि एनओसी लेने के लिए इन सोसाइटीज़ के पास कितनी अराज़ी दरकार होती है, और इस पर भी बात होगी। और इस व्लॉग में इस पर भी बात होगी कि एनओसी लेने के लिए जब आप दरख्वास्त अथॉरिटी को देते हैं तो वो कौन कौन से कानूनी लवाजमात हैं जो पूरे करने ज़रूरी हैं और कौन सी दस्तावेज़ात हैं जो दरख्वास्त का हिस्सा होना ज़रूरी है। और मज़ीद इस पे बात होगी कि एक स्कीम जो अप्रूव्ड है उसको कैंसिल किन सूरतों में किया जा सकता है, और जो स्पॉन्सर यानी मालिक है वो अपने प्लॉट्स या मकान की सेल के लिए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में एडवर्टीजमेंट कब शुरू कर सकता है, इस पर भी बात होगी। और इसके अलावा इस पे भी बात होगी कि ये जो रूल्स और लॉ रेफर किया जा रहा है इसमें एक एग्रीमेंट के लिए एक स्पेसिफिक आर्टिकल है। उस एग्रीमेंट में वो कौन से हुकूक हैं जो ख़रीदार को हासिल होते हैं, क्योंकि अक्सर देखने में आया है कि जितनी भी हाउसिंग स्कीम्स हैं बगैर बताए प्लॉट या मकान की जो अलॉटमेंट है उसे कैंसिल कर देती हैं, और इसके अलावा प्लॉट नंबर तब्दील कर दिए जाते हैं, और बसा औकात जो डेवलपमेंट चार्जेस जो कि पार्ट एंड पार्सल होने चाहिए एग्रीमेंट के वो एग्रीमेंट में शो नहीं किए जाते, और बाद में ज़्यादा डेवलपमेंट चार्जेस तलब किए जाते हैं। तो नाजरीन, ये चूँकि वीडियो लंबी होने जा रही है, आपसे इल्तमास ये है कि आपको जिस टॉपिक पर रहनुमाई चाहिए आप वीडियो को फॉरवर्ड करके उस टॉपिक पे रहनुमाई ले सकते हैं, चूँकि इस वीडियो को टॉपिक वाइज तकसीम कर दिया गया है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, और आपसे इल्तमास ये है कि आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल डिट्स को सब्सक्राइब करें ताकि HSC और बहुत से दीगर मौजूदात पे आपको बर वक्त वीडियोस मिलती रहें। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो नाजरीन, इन रूल्स में अथॉरिटी को एक्सप्लेन नहीं किया गया, और इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट ज्यूरिसडिक्शन में अगर कोई प्राइवेट हाउसिंग स्कीम अपना काम शुरू करना चाहती है जिसमें डेवलपमेंट वर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको NOC RDA से लेनी होगी। लाहौर में लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी, रावलपिंडी में रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, मुल्तान में मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी। इसी तरह मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ हैं, तो अथॉरिटी की ये डेफिनेशन है। तो नाजरीन, जो पहला टॉपिक है कि कौन सा लॉ इसको रेगुलेट करता है या कौन सा लॉ मौजूद है जो कि अप्रूवल जिसके तहत NOC दी जाती है, ये है पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ प्राइवेट हाउसिंग स्कीम रूल्स 2021। अब चलते हैं इसमें मुख्तलिफ डेफिनेशंस की तरफ। तो डेफिनेशन में सबसे पहले एक्ट मीन्स द पंजाब डेवलपमेंट ऑफ सिटीज एक्ट 1976। ये रूल 2H में डेवलपमेंट वर्क्स की डेफिनेशन बताई गई है। मीन्स द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हाउसिंग स्कीम सच एज रोड्स, स्ट्रीट लाइट्स, वाटर सप्लाई एंड सीवरेज सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी, सुई गैस एंड सच लाइक एमिनिटीज। और 2M में हाउसिंग स्कीम को और 2M में हाउसिंग स्कीम की डेफिनेशन बताई गई है। इंक्लूड्स अ प्राइवेट हाउसिंग स्कीम, अ फार्म हाउस स्कीम, अ लैंड सब डिवीजन और अ कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम। अब इसमें जो लैंड सब डिवीजन है ये नीचे चल के जब एक्सप्लेन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर आप गौर कीजिएगा। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया गया। मीन्स द सर्विसेज इंक्लूडिंग रोड नेटवर्क, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज एंड सीवरेज सिस्टम, टेलीफोन, गैस, केबल एंड पावर लाइन्स। कनाल मीन्स अ साइज ऑफ लैंड इक्वल टू 20 मरलास। और उसके बाद लैंड सब डिवीजन को एक्सप्लेन किया गया। मीन्स अ सब डिवीजन ऑफ लैंड हैविंग एरिया ऑफ लेस देन 100 कनाल्स। 100 कनाल से कम राजी है तो ये लैंड सब डिवीजन की डेफिनेशन में आता है। तो चूंकि आगे चल के जब मुख्तलिफ किस्म की हाउसिंग स्कीम्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो लैंड के प्लान के बारे में भी होगा। ये भी एक स्कीम है जो 100 कनाल से कम रकबे पर मुहित होती है। उसके अलावा अगली टर्म जो एक्सप्लेन की गई है इसमें 2R में वो लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम मीन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ लो कॉस्ट houses in a shape of quarters, combined houses, flats or apartments
फॉर लो इनकम ग्रुप। और उसके अलावा 2U में मास्टर प्लान को एक्सप्लेन किया गया, मींस द ट्रेडिशनल मेथड फॉर प्रेजेंटिंग अ सेट ऑफ लैंड यूजेज एलोकेशन। और ये थी डेफिनेशन कुछ बेसिक। और इसके अलावा चैप्टर 2 में टाइप्स ऑफ हाउसिंग स्कीम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2 में टाइप्स ऑफ हाउसिंग स्कीम्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और रूल 3A कहता है कि प्राइवेट हाउसिंग स्कीम हैविंग एन एरिया नॉट लेस देन 100 कनाल एंड इंक्लूड्स अ कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम, ये 100 कनाल से ऊपर का है। और बी में कहते हैं फार्म हाउसिंग स्कीम, जिनमें आप फार्म हाउसेस बना रहे हो, उसका रकबा भी, और फार्म हाउसेस का रकबा जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया कि एक फार्म हाउस का रकबा कितना होगा। बहरहाल सी में है लैंड सब डिवीजन हैविंग एन एरिया लेस देन 100 कनाल, 100 कनाल से कम होगा तो उसे लैंड सब डिवीजन कहा जाएगा। और डी में है लैंड सब डिवीजन हैविंग एन एरिया लेस देन 40 कनाल, 40 कनाल से कम रकबे को भी इसमें शामिल कर लिया गया और इसको कहा गया है लैंड सब डिवीजन। और ई में है लो कॉस्ट अपार्टमेंट हाउसिंग स्कीम। रूल 4 कहता है अप्रूवल के बारे में, एनी पर्सन शैल नॉट इनिशिएट एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी विदाउट ऑब्टेनिंग अप्रूवल फ्रॉम द अथॉरिटी एंड नो लोकल गवर्नमेंट शैल अप्रूव अ हाउसिंग स्कीम और लैंड सब डिवीजन इन द नोटिफाइड एरिया ऑफ अ डेवलपमेंट एरिया। ये अप्रूवल के बारे में है। आप सर्टन रिक्वायरमेंट्स पूरी किए बगैर किसी किस्म की डेवलपमेंट का काम वहाँ पे किसी भी सोसाइटी में शुरू नहीं कर सकते। रूल 6 में बताया गया एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ हाउसिंग स्कीम, और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें इसके लिए चाहिए होगा, जब आप किसी भी अथॉरिटी को एप्लीकेशन देंगे तो दर्ज झेल दस्तावेज़ात आप एप्लीकेशन के साथ लगाना ज़रूरी है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी, जो बंदा जो स्पॉन्सर है यानी मालिक है जो सोसाइटी बना रहा है उसे शनाख्ती कार्ड की कॉपी, और जो एड्रेस देगा उस एड्रेस में अगर कोई यूटिलिटी बिल है तो उस आखिरी बिल की कॉपी जिसमें गैस, बिजली, टेलीफोन तीनों हो सकते हैं। और अगर एप्लीकेशन देने वाली एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसकी रजिस्ट्रेशन का सबूत। उसके अलावा 3 कॉपियां लोकेशन प्लान की, उसके साथ रजिस्ट्री या इंतकाल या फर्द मिल्कियत की अटेस्टेड कॉपी, मास्टर प्लान की कॉपी जो टाउन प्लानर और मालिक का साइन किया हुआ हो, 3 कॉपियां शजरा एक्स जो रेवेन्यू ऑफिसर का अटेस्टेड हो, उसके साथ सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, 3 कॉपियां टोपोग्राफी और 3 कॉपियां लेआउट प्लान जिसमें मुजवजा स्कीम की रिहायशी और कमर्शियल क्रॉप्स में तकसीम दिखाई गई और रोड्स खुले जो ओपन एरियाज वो दिखाए गए और कब्रिस्तान दिखाया गया। रूल 7 डील करता है वो एवल्यूएशन क्राइटेरिया के बारे में है, और उसके बाद रूल 8 है वो प्रोसेसिंग के बारे में है कि इस एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग किस तरह होगी। रूल 9 प्लान ऑफ हाउसिंग स्कीम के बारे में। 10 प्लानिंग एंड स्टैंडर्ड्स फॉर हाउसिंग स्कीम, और ये बड़ा डिटेल है। रूल 11 ये चैप्टर नंबर 4 है, रिक्वायरमेंट ऑफ सर्विसेज डिजाइन और सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और उसमें लिखा हुआ है कि स्पॉन्सर शैल आफ्टर टेक्निकल अप्रूवल ऑफ हाउसिंग स्कीम सबमिट 4 सेट्स ऑफ सर्विस डिजाइन टू द अथॉरिटी अकम्पनीड विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। नंबर 1 लोकेशन प्लान हो, उसके साथ नंबर बी टोपोग्राफिक सर्वे प्लान हो, सी लैंड यूज एनालिसिस हो, और डी सॉइल टेस्ट रिपोर्ट फ्रॉम द अप्रूव्ड लेबोरेटरी हो। रूल 12 वाटर सप्लाई, सीवरेज एंड ड्रेनेज को। रूल 13 को 14 करता है इलेक्ट्रिसिटी एंड स्ट्रीट लाइट प्लान। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 आता है, ये है अप्रूवल के बारे में। रूल 21 है प्रोसेसिंग ऑफ एन एप्लीकेशन के बारे में। रूल 22 है स्क्रूटनी ऑफ लैंड ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स होगा। रूल 23 है पब्लिक ऑब्जेक्शंस, यानी कि जब अथॉरिटी ये तयन कर लेगी कि तमाम डॉक्यूमेंट्स दे दिए गए और उनको चेक कर लिया गया है जिसमें ओनरशिप
डॉक्यूमेंट्स और दीगर तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं वो पब्लिक के नोटिस के लिए, एक उर्दू और एक इंग्लिश जो डेली अखबार है उसमें पब्लिक के लिए एक नोटिस दिया जाएगा। और आर्टिकल 23 ये भी कहता है कि ये जो नोटिस है, इश्तिहार है, इसका जो खर्चा है वो मालिक यानी स्पॉन्सर देगा। और इस इश्तिहार में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, वो है लोकेशन ऑफ हाउसिंग स्कीम, आप बताएंगे कि किस जगह वाक़या है, टोटल एरिया ऑफ हाउसिंग स्कीम है, नेम एंड एड्रेस ऑफ स्पॉन्सर यानी मालिक का एड्रेस, लिस्ट ऑफ खसरा नंबर्स अलॉन्ग विद रेवेन्यू स्टेट ऑफ मोजा यानी खसरा नंबर्स और मोजा जात वहाँ पे आप इश्तिहार में देंगे। अगर अवाम को किसी किस्म के कोई ऑब्जेक्शन है तो इस इश्तिहार के 15 दिन के अंदर अंदर वो ऑब्जेक्शन किए जा सकते हैं। इस टेक्निकल स्क्रूटनी ऑफ लेआउट प्लान के बारे में है और इसमें आर्टिकल जो 24 की जो 3 है उसके मुताबिक करार दिया गया है दी मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट and sale of plots shall be allowed after payment of approval fee, penalty if any, execution of transfer and mortgage deed, incorporation of the same in the revenue record, but the sponsor shall not be absolved of the responsibility to comply with the marketing requirements under any other law. Article 27 के मुताबिक after fulfillment of the above requirements, the authority shall issue a formal letter of sanction in Form E. The sponsor shall not market or sell any mortgage plot unless it is redeemed by the authority and the plot is released by executing a redemption deed. ये बताया गया है कि आप इसकी एडवर्टीजमेंट इससे पहले नहीं कर सकते। 28 जो है वो पब्लिक नोटिस को डील करता है। 30 सब डिवीजन और डिवीजन ऑफ कमर्शियल ब्लॉक को डील करता है। और नाजरीन, जैसा कि इस व्लॉग के इंट्रो में बताया गया था कि अप्रूव्ड स्कीम को कैंसिल किन सूरतों में किया जा सकता है, तो वो 38 को डिस्कस कर लेते हैं। ये एक्शन अगेंस्ट वायलेशन है। द अथॉरिटी शैल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट द स्पॉन्सर इन केस ऑफ प्रोविजन ऑफ द रूल्स इज वायलेटेड। 39 कैंसिलेशन ऑफ अप्रूव्ड हाउसिंग स्कीम के बारे में, तो इसकी डेफिनेशन ये है कि इन केस अ स्पॉन्सर इज अनएबल टू डेवलप और complete and approved housing scheme within the stipulated time, he may apply to the authority for the cancellation of the housing scheme subject to the condition that he has not sold any plot in the housing scheme, provide such surety as the authority deems appropriate and deposit the requisite fee for publication of public notice in this regard at the cost of the sponsor. तो वो शख्स स्पॉन्सर यानी मालिक खुद कह सकता है अथॉरिटी को कि आप कैंसिल कर लें क्योंकि मैंने जो विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड ये काम मुकम्मल नहीं किया, और ये भी मेक श्योर करना होगा, बताना होगा कि किसी किस्म का कोई प्लॉट सेल नहीं हुआ। तो नाजरीन, जैसे कि वे लॉ के स्टार्ट में बताया गया था, अब उस पोर्शन की तरफ चलते हैं जो कि एडवर्टीजमेंट को डील करता है। ये 46 आर्टिकल 46 है कंटेंट्स ऑफ एन एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट में कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी। A sponsor shall not advertise sale of plots or housing units in print or electronic media or any other manner or in any other manner without prior approval of the authority. यानी जब तक एनओसी ना हो, अप्रूवल ना हो उस अथॉरिटी की, तो ये एडवर्टीजमेंट नहीं की जा सकती। 46 सब आर्टिकल 2 कहता है the authority may within 15 days after the fulfillment of the condition prescribed for the purpose grant no objection certificate to a sponsor under sub rule 1। अब एनओसी दी जाएगी और उसमें क्या क्या शामिल होगा। 46 सब रूल 3 इसको डील करता है। उसके मुताबिक द कंटेंट्स ऑफ एडवर्टीजमेंट शैल इंक्लूड। एडवर्टीजमेंट आप करेंगे तो क्या क्या चीज शामिल होगी, ये प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया जहां भी है वो सारे शामिल है। नंबर 1, टोटल एरिया जो है हाउसिंग स्कीम का लोकेशन प्लान के साथ। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स हैं वो शो किए जाएंगे और डिटेल होगी पब्लिक बिल्डिंग के बारे में, डिटेल होगी मॉर्टगेज प्लॉट्स के बारे में, और इसके अलावा कितनी मुद्दत में ये डेवलपमेंट वर्क मुकम्मल होगा, यानी कि
तरक्याती काम यहाँ पे किए जाएंगे, वो मुद्दत भी आपको बताना एडवर्टीजमेंट में ज़रूरी है। उसके अलावा जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उसका नाम इस इश्तिहार में होगा, और उसके अलावा जो प्रोसीजर होगा जिसके तहत ये प्लॉट दिए जाएंगे, आया बैलेटिंग है या कोई और तरीका है, ये सारा इश्तिहार में इसको दिया जाना ज़रूरी है। और उसके बाद जैसा कि वीलॉग में बताया गया था कि एक एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया जाएगा मालकान और जो खरीदार है उस, ये एग्रीमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में वो नाजरीन जो के प्लॉट्स खरीदते हैं और उनको अपने हुकूक का नहीं पता, ये जो पोर्शन है इस वीडियो का ये उसको डील करता है। 47 एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीमेंट के बारे में, तो इसमें कहा गया है स्पॉन्सर शैल एग्जीक्यूट आर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट विद द अलॉटी एट द टाइम ऑफ बुकिंग ऑफ अ प्लॉट और कंस्ट्रक्टेड हाउस। और 2 कहता है द एग्रीमेंट शैल आल्सो इंक्लूड द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। ये वाली चीजें जब मालिक एग्रीमेंट करेगा खरीदार के साथ, कोई भी प्लॉट जब वो खरीदता है तो उसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं। ए, वो आप कितनी प्रॉपर्टी आपको दी गई है, 5 मरला 10 मरला, ठीक है। और ये जो है 47A कहता है द नंबर ऑफ अलॉटेड प्रॉपर्टी शैल नॉट बी चेंज विदाउट द प्रायर कंसेंट इन राइटिंग ऑफ द अलॉटी। ये नंबर जो आपको दे दिया गया है ये अलॉटी को बताए बगैर ये चेंज नहीं किया जा सकता, जो कि अक्सर तब्दील कर दिया जाता है, जो गलत है। और ये वो हुकूक है जिनका जानना खरीदार के लिए बहुत जरूरी है। बी कहता है a sponsor shall ensure that an allotee becomes member of a residential association and bound to pay management and maintenance charges on regular basis। ये maintenance charge को डील करता है। सी कहता है allotment of a property shall not be cancelled without prior notice of at least 15 days sent to the allotee through registered post indicating the reasons for such cancellation। प्लॉट एक दफा दे दिया गया तो वो कैंसिल नहीं हो सकता, 15 दिन का टाइम रख के जो सोसाइटी है वो आपको नोटिस देगी और वजह बताएगी कि वो क्यों कैंसिल कर रही है। डी कहता है द डेट ऑफ हैंडिंग ओवर ऑफ पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी शैल बी इंडिकेटेड। बताया जाएगा कि आपको कितने अरसे में पोजेशन दिया जाएगा। अक्सर सोसाइटीज यहाँ पर बताती ही नहीं कि पोजेशन का वक्त क्या है, और पोजेशन का वक्त बता भी दिया जाए तो उस वक्त पर पोजेशन नहीं दिया जाता। 47E में कहा गया है कि अगर कोई डिले हो जाए, ठीक है, डेवलपमेंट वर्क में और पोजेशन हैंड ओवर करने में, तो इस सेक्शन को मैं पढ़ देता हूँ। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ डिलेड हैंडिंग ओवर ऑफ द पोजेशन ऑफ द प्लॉट और प्रॉपर्टी बियॉन्ड द स्टिपुलेटेड डेट, द स्पॉन्सर शैल बी लायबल टू पे एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू 2% पर मंथ ऑफ द अमाउंट पेड बाय द अलॉटी। अगर आप डिले करती है सोसाइटी तो 2% उल्टा अलॉटी को देगी, और ये अलॉटी को अक्सर पता ही नहीं होते। एफ कहता है इन केस द कैंसिलेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज ड्यू टू द नॉन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी एटलीस्ट वन अपॉर्चुनिटी फॉर मेकिंग रिक्वायर्ड पेमेंट शैल बी गिवन टू द अलॉटी। किसी वजह से कोई किस्त लेट हो जाती है तो कैंसिलेशन नहीं की जाएगी, एक अपॉर्चुनिटी पहले दी जाएगी। और 47G कहती है कि इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस एटलीस्ट 2 अपॉर्चुनिटीज फॉर मेकिंग द रिक्वायर्ड पेमेंट शैल बी गिवन टू द अलॉटी। डेवलपमेंट चार्जेस अगर बाद में आपने कोई इम्पोज किए हैं तो उसके लिए 2 अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी। और H कहती है कि इन केस कैंसिलेशन ड्यू टू द डिफॉल्टमेंट ऑफ द अलॉटमेंट 10% of the price of the property shall be deducted and the balance amount shall be refunded within 6 months of the cancellation। अगर किसी वजह से कैंसिलेशन हो ही जाता है, कोई भी डिफॉल्ट हो जाता है, तो 10% डिडक्ट किया जाएगा और उसके बाद जो रकम है विद इन 6 मंथ दे दी जाएगी अलॉटी। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट चार्जेस पर प्लॉट शैल बी क्लियरली डिफाइंड इन द टर्म्स एंड कंडीशन एंड शैल नॉट बी इंक्रीज विदाउट रिटन परमिशन ऑफ द अथॉरिटी। डेवलपमेंट चार्जेस कितने होंगे ये इस एग्रीमेंट में क्लियर लिखे जाएंगे, और अक्सर ये डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लिखे जाते और बाद में कई गुना ज्यादा डेवलपमेंट चार्जेस मांग लिए जाते हैं। चूंकि जिन लोगों ने प्लॉट खरीदा होता है वो बहुत सारी रकम दे चुके होते हैं, वो फंस चुके होते हैं, तो ऐसे में एग्रीमेंट में ये बताया जाना जरूरी है कि डेवलपमेंट चार्जेस कितने हैं, ये क्लियरली मेंशन हो ताकि खरीदार को ये पता हो कि वो कितने पैसों में नेट उसको ये प्लॉट पड़ेगा। और उसमें उसके बाद सेक्शन
7 का सब आर्टिकल 3 कहता है द स्पॉन्सर शैल सबमिट टू द अथॉरिटी अ कॉपी ऑफ एवरी बुकिंग एग्रीमेंट ड्यूली रजिस्टर्ड। जैसे जैसे प्लॉट सेल होते जाएंगे वो एग्रीमेंट जो है वो अथॉरिटी जो भी है अथॉरिटी जिससे एनओसी आपने ली है वहां पे ये इन एग्रीमेंट्स का और इनका पूरा रिकॉर्ड दिया जाना जरूरी है। ये भी कोई नहीं किया जाता। आर्टिकल 48 डील करता है एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड के बारे में। वो कहता है स्पॉन्सर ऑन रिसीव्ड ऑफ फुल पेमेंट ऑफ प्लॉट और प्रॉपर्टी shall immediately execute the sale deed in favor of the purchaser or allotee। और यहाँ पे वो सेल डीड करवा दी जाएगी। और उसके बाद अगर एक अपील की प्रोविजन रखी गई है इन रूल्स में, वो है 56 अपील के बारे में। ये चैप्टर 10 है मिसलेनियस। आर्टिकल 56 अपील को डील करता है। एनी पर्सन एग्रीड बाय एन एक्शन टेकन अंडर द रूल्स मे विदिन 60 days फाइल एन अपील बिफोर द अथॉरिटी। जो भी अथॉरिटी जो एनओसी दी, कोई भी शख्स जिसको कोई भी शिकायत हो, वो किसी भी एक्शन जो स्पॉन्सर की तरफ से हो उसके 60 दिन के अंदर अंदर अथॉरिटी को एप्लीकेशन देगा जिसे अपील कहा जाएगा। और उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे वो ज़रा देख लेंगे। उस एप्लीकेशन के साथ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की कॉपी होगी और वो नोटिफिकेशन जिससे कि आपको कोई शिकायत है वो लेटर नोटिफिकेशन वो उसके साथ होना चाहिए। अथॉरिटी 90 दिन के अंदर अंदर इस अपील का फैसला करेगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो नाजरीन, ये 56 जो अपील को डील करता है इसको एक्सप्लेन करना बड़ा ज़रूरी है। चूँकि होता ये है कि अक्सर चूँकि हम कोर्ट्स में भी केसेस फाइल करते हैं, तो अगर कहीं रूल्स में एक्ट में अगर कोई चीज़ प्रोवाइडेड है जो जैसा कि यहाँ पे अपील की एक प्रोविजन मौजूद है, तो अपील इसी सूरत में हो सकती है कि अगर कोई शख्स स्पॉन्सर के किसी एक्ट से एग्रीव्ड है या दीगर कोई मामला है तो आप अपील कर 56 के तहत। तो जब तक आप ये जो प्रोविजन है ये एग्जॉस्ट नहीं करते तो उसके बगैर आप दावा नहीं कर सकते। चूंकि दावा जब भी करेंगे तो वहाँ जो कॉज ऑफ एक्शन का जो पैरा होता है उसमें हमें लिखना होता है that an application oblique appeal was filed before the relevant authority। और उस पर बताना होता है कि उस पर कोई एक्शन हुआ जो जिससे हम एग्रीव्ड हैं जो हमें कबूल नहीं है, या सो फार नो एक्शन हैज बीन टेकन वो लिखना होगा हिंस दिस सूट। तो उसके बाद ही आप दावा कर सकते हैं। नाजरीन, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसको लाइक एंड शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसे इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। और मेरे चैनल जेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इससे मिली जुली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रही। दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको हर किस्म के जिस्मानी और माली मुताजी से बचाए। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।